अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टडी किया था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जिसमें हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट ड्रॉ किया था और फिर हमने स्टडी किया था कि कौन से ऑर्गेनिज़म किस इरा में प्रेजेंट होते हैं। आज हम उसी टॉपिक के अंदर ये स्टडी करेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, अर्थ के ऊपर लेयर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एज ऑफ फॉसिल्स को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है या एज ऑफ रॉक्स को कैसे डिटरमिन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। चार्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ फॉसिल्स। एविडेंस कहते हैं सबूत को, जो हमें एविडेंस मिलेंगे फॉसिल्स के, उसकी बेस पे हम चार्ट ड्रॉ करते हैं। और फिर हम जब फॉसिल्स को स्टडी करते हैं कि कौन से फॉसिल्स हैं, फिर हम उनके अकॉर्डिंगली चार्ट ड्रॉ करते हैं कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं या फिशेस हैं। तो इस चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हम इसके लिए फर्स्ट मेथड देखते हैं कि सेडिमेंटेशन बेसिकली है क्या चीज़। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, जब आतिश फिशां फटते हैं, तो उसमें से लावा प्रोड्यूस होता है। लावा फिर कूल डाउन होता है, सॉलिड फॉर्म बन जाती है, उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ड्यू टू हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक्स फिर टूट जाती है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो स्मॉल पीसेस जो इग्नियस रॉक्स के फटते हैं, उनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्स का। फिर ऐसा होता है कि जैसे ही ग्लेशियर्स के वाटर फ्लो करता है, तो वो उसके साथ बहते बहते ये आके अर्थ की लेयर्स बनाती जाती हैं, अर्थ के ऊपर सेटल होती जाती हैं और उसके ऊपर ये लेयर्स की फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो लेयर्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन हमें क्या बताता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट और लेड डाउन। जो सबसे पहली लेयर बनेगी वो नीचे दबती जाएगी, फिर न्यू लेयर बनेगी वो ऊपर आ जाएगी, फिर थर्ड लेयर बनेगी तो सेकंड लेयर उसके नीचे आती जाएगी। ये कैसे आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये देखा कि जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुई तो सेडिमेंट्स वाटर के साथ है और ये आके यहाँ पे सेटल होते गए। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स आके सेटल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ऑर्गेनिज़म ए, बी, ऑर्गेनिज़म सी। ये 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जो आके यहाँ पे सेटल हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस या किसी भी रीज़न की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। ये यहाँ पे डेड होकर इस लेयर के अंदर आके दब गए। हुआ ये, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक न्यू लेयर की फॉर्मेशन हुई। जब न्यू लेयर बनी तो जाहिर सी बात है जो पहले लेयर बनी थी वो उसके नीचे ऐसे दब जाएगी। ये ऑर्गेनिजम्स जो थे, डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये इसके नीचे दब गए। फिर न्यू लेयर बनी, इसके ऊपर और किस्म के ऑर्गेनिजम्स आ गए, फॉर एग्जांपल डी, ई, एफ, ये न्यू ऑर्गेनिजम्स आ गए। फिर ड्यू टू सम रीजंस, ये सम रीजंस मीन कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस है, हम हाइपोथेसिस से ये ड्रॉ करते हैं कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स थे। एग्जैक्ट ये और साइंटिस्ट या पैलेंटोलॉजिस्ट को भी पता नहीं है कि किस वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई थी। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आए, ये यहाँ पे सर्वाइव करने लगे ड्यू टू सम अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इनकी फिर डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई तो ये फिर इस लेयर के ऊपर आके प्रिजर्व्ड हो गए। फिर न्यू लेयर की जब फॉर्मेशन हुई तो ये ऑर्गेनिजम्स इसके नीचे दब गए। इस तरह लेयर्स की फॉर्मेशन होती गई और ऑर्गेनिजम्स उसके नीचे प्रिजर्व्ड होते गए। तो अब हम क्या करते हैं, न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट और लेड डाउन, जो सबसे पहले न्यू लेयर बनी थी वो सबसे नीचे आ जाएगी। ओल्डर ऑर्गेनिजम्स शुड बी इन डीपर लेयर। जाहिर सी बात है जो लेयर पहले बनी थी उसके अंदर ये वाले जो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट थे ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर सेकंड लेयर जब सेकंड लेयर की फॉर्मेशन हुई, इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स है, ये इनकी डेथ हुई, ये ज़मीन के अंदर दब गए अर्थ की लेयर्स के अंदर। तो ये ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिज़म से न्यू हैं।
फिर इनकी डेथ हो गई, एक और लेयर की फॉर्मेशन हो गई, नए ऑर्गेनिजम्स आ गए GHI, फिर इनकी ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस इनकी डेथ हो गई, ये इसके अंदर आ गए, फिर न्यू लेयर की फॉर्मेशन हुई तो ये इस लेयर के नीचे ऐसे दब गए। अब हुआ ये था कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं जो लेयर सबसे पहले बनी थी उसके अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि उसके अंदर ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। जो नई लेयर बनी थी, सबसे फर्स्ट लेयर जो बनी थी उसके अंदर ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे और सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। फिर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं यंगर लेयर या न्यू लेयर। न्यू लेयर के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स होंगे, मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये न्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लेयर्स की फॉर्मेशन होती गई और फिर उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड होते गए, डेड ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड होते गए। हम ये देखते हैं कि ओल्डर लेयर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हम ये कहते हैं कि जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे नीचे वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे लेयर्स की फॉर्मेशन होती गई और ऑर्गेनिजम्स उसके नीचे प्रिजर्व्ड होते गए। तो हम इससे आइडिया लगाते हैं कि कौन सी लेयर कब बनी थी और कौन से ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, फिर कितने साल पहले बनी थी। अच्छा, इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि सेडिमेंटेशन मेथड हमें तब तक उन ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन देगी जब लेयर्स डिस्टर्ब नहीं होगी। लेयर डिस्टर्ब कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ज़लज़ले की वजह से लेयर्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेयर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर लेयर डिस्टर्ब हो जाएंगी तो हमें सेडिमेंटेशन मेथड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा फॉसिल्स के बारे में। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट मेथड की तरफ आना पड़ता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हम इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट डेटिंग भी कहते हैं। ये क्या हमें बताता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये हमें एज ऑफ रॉक भी बताता है और हमें इसके साथ ही ये भी बताता है कि फॉसिल्स कितने साल पुराने हैं। देखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये होते क्या हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, रिलीज़ करते रहते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, एज ऑफ द रॉक्स। अब ये रॉक क्या होती है, बेसिकली रॉक के हम 3 टाइप्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक, नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक, नंबर 3 सेडिमेंट्री रॉक। हम इससे एज ऑफ रॉक या एज ऑफ फॉसिल्स कैसे डिटरमिन करते हैं, बाई कंपेयरिंग द एज ऑफ आइसोटोप्स दे कंटेन। अब इस रॉक के अंदर जो आइसोटोप प्रेजेंट होंगे उसको हम कंपेयर करेंगे। अब क्या रिजल्ट आएगा, ओल्डर लेयर कंटेन लेस आइसोटोप्स, जो सबसे पुरानी लेयर होगी उसके अंदर कम आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे देन द यंगर लेयर एज कंपेयर टू द न्यू लेयर या यंगर लेयर। कैसे, अब इसके अंदर ABC ये 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इनकी जब डेथ हुई तो ये ज़मीन के अंदर दब गए और ऊपर से न्यू लेयर की फॉर्मेशन हो गई। इसके अंदर जो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे इनकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब न्यू लेयर बनेगी तो इसकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर जब न्यू लेयर की फॉर्मेशन होगी इसकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी। जो टॉप पे लेयर प्रेजेंट होगी उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कंपेयर करते हैं जिससे हमें एज का पता चलता है। अच्छा, एज को डिटरमिन करने के लिए हम किस तरह उसको फाइंड आउट करते हैं, हमें हाफ लाइफ से उसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है, कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। जो हम फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए आइसोटोप कार्बन का यूज़ करते हैं वो है कार्बन 14। कार्बन 14 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू अ स्टेबल मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड N14। अब देखें, हमने यहाँ पे कार्बन 14 के 12 मॉलिक्यूल ड्रा किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कार्बन 14 के 6 मॉलिक्यूल N14 मीन के स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो कार्बन 16 के
हाफ मॉलिक्यूल को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि द टाइम in which half molecule of carbon 12 are converted into a stable molecule या N14, this time period is called its half life। तो इसको एक और कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं। वो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका वेट है 100 kg, ये रेडिएशन एमिट करता रहता है, तो इसका वेट कितना बन जाता है 50 kg, तो ये इसकी हाफ़ लाइफ होगी। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की हाफ़ लाइफ को डिटरमिन करते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या कार्बन डेटिंग इसको हम कहते हैं। कार्बन से अगर हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं तो हम उसको कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, रिलेटिव एज ऑफ लेयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो लेयर्स हैं, हम ये कहते हैं कि फ़र्स्ट लेयर बनी है 100 ईयर्स अगो और सेकंड लेयर बनी है 100 ईयर्स अगो। तो इससे आइडिया होगा कि जो ओल्डर लेयर है वो 50 ईयर्स न्यू लेयर से बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी से पूछा जाता है बाप की उम्र कितनी है और बेटे की उम्र कितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे की एज है 50 ईयर्स और बाप की एज है 75 ईयर्स, तो हम दोनों की एज को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 25 ईयर्स, हम कहेंगे बाप बेटे से 25 ईयर जो है वो ओल्ड है, बड़ा है। इस तरह हम रिलेटिव एज ऑफ द लेयर भी फाइंड आउट करते हैं। दो लेयर्स की एज को हम कंपेयर करते हैं, फिर उसमें से हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। ये आपके पास एक सिंपल मेथड है जिससे आप एज ऑफ रॉक्स या एज ऑफ लेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।